चलो देखो काइनेटिक एनर्जी का होता है, इधर देखिए सभी लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। एम देखो ये वैल्यू जो लिखी है ये नंबर लिखा है और नंबर का डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस, ठीक। तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। एम बचा मास, तो मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम। वी बची वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या आ गई? हाफ का डायमेंशन होता नहीं, मास का डायमेंशन हो गया m, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 की पावर 2। सॉल्व कर लो, ये पावर 2 एल पे आएगी और t पे आएगी, तो क्या बन गया ml2 t माइनस 2। दिस इज द फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ? चलिए एक और देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, बोर्ड पे लाइट आ रही है, अभी भी आ रही है बच्चे? अब ठीक है, देखो चलिए पोटेंशियल एनर्जी का देख लेते हैं फटाफट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। दिस इज क्लास 9th, क्लास 9th का है। यहाँ पे एम क्या है बच्चे? तो एम है आपका मास, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है कैपिटल एम। जी क्या है? एक्सेलरेशन, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है एल टी माइनस 2। एच क्या है? हाइट, और एक टाइप की लेंथ होती है हाइट, इसलिए इसका डायमेंशन क्या हो गया? एल। तीनों को एक साथ जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो तीनों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम एल, और एल बेस सेम, पावर 1 + 1 2 ऐड हो गई, L2 T माइनस 2। कोई दिक्कत? चलो एक बार फिर से देखते हैं। सर जितनी भी एनर्जी होगी सबका, हाँ जितनी भी एनर्जी होंगी, बिरादरी देखो खानदान की बात कर रहे हैं हम, डायमेंशन फॉर्मूले खानदान के होते हैं, नाम का नहीं होता, मतलब सरनेम के पाए जाते हैं। जैसे कि काइनेटिक नेम है, सरनेम क्या है? एनर्जी। पोटेंशियल नेम है, सरनेम क्या है? वो नहीं, सरनेम क्या है? एनर्जी, ठीक है। टोटल नेम है, सरनेम क्या है? एनर्जी। तो जो एक एनर्जी है, वर्क भी एक तरह का नाम है सिर्फ, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के वर्क होते हैं, लेकिन बेसिकली वो भी एक एनर्जी का ही रूप है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो एक ही बिरादरी के लोग हैं उन सबकी डायमेंशन सेम होगी, ठीक। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं एक बार, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ डायमेंशन लेस होता है, सारे नंबर्स, सारे एक्सपोनेंशियल्स, e की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर 4, 9 की पावर 8 etc, सारे टेक्नोमेट्री फंक्शंस, सारे एल्जेब्रिक फंक्शन, सॉरी नहीं एल्जेब्रिक नहीं, एल्जेब्रिक भी मोस्ट ऑफ द, अगर मैथमेटिक्स है तो उसकी भी डायमेंशन लेस होती है, नहीं तो एल्जेब्रिक तो आपका डिस्प्लेसमेंट वगैरह में आ जाता है, x है, u है, तो ये सब हम वेलोसिटी वगैरह मान लेते हैं, इसलिए एल्जेब्रिक मत लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस, इन सब की डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो डायमेंशन लेस हो गए। m की डायमेंशन मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT माइनस 1। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने करा रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? मास की रखी और वेलोसिटी की रखी, पावर 2 लगाई क्योंकि वेलोसिटी की पावर 2 दी थी, पावर मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर दिया, तो ml2 t माइनस 2। पोटेंशियल एनर्जी की बच्चे कितनी आएगी? mgh, फॉर्मूला आपको याद होना मस्ट है, मास, m फॉर मास की डायमेंशन कैपिटल M, g फॉर एक्सेलरेशन lt माइनस 2, h फॉर हाइट इज अ टाइप ऑफ लेंथ l। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या हो गई? m l l, L2
t माइनस 2, दैट्स इट। बच्चे आपको तीन चीजें स्टेप याद होनी चाहिए। नंबर एक, फॉर्मूला जो आपके क्लास 9, 10th, क्लास 11 जितना आप बेसिक से उठाओगे वहां से आपको मिलेगा। दूसरा क्या पता होना चाहिए आपको, बेसिक्स डायमेंशन क्लियर होनी चाहिए, जो उन फॉर्मूले में टर्म्स आए जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके पता होना चाहिए। तीसरा आपकी मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स जो ऊपर नीचे करके सॉल्व करना होता है। अगर ये तीन बातें आपको आती हैं तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला और क्वेश्चन हो जाने वाला है। क्लियर है सबको? आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। बोलिए मन, क्या? स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब आप करिएगा इसको, नहीं आएगी तो कल फिर पूछिएगा अगली क्लास में। फॉर्मूला नोट कर लो। अब फोर्स की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, एरिया की डायमेंशन क्या होगी ये भी पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, स्ट्रेस का जो सॉल्यूशन आएगा, ये आंसर आएगा डायमेंशन फॉर्मूले का, वो आपका आएगा ml-1 t-2। सॉल्व करके देखना मन, लिख लो एक जहां कॉपी में कॉर्नर में ml-1 t-2। अगर नहीं आ रहा होगा तो कल पूछना। चलिए आगे देखते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द होमोजेनेटिक प्रिंसिपल। व्हाट इज द होमोजेनेटिक प्रिंसिपल? इसको जरा समझते हैं। क्या कह रहे हो बच्चे? नहीं नहीं, एप्लीकेशन के पहले एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो मेरे को ध्यान से उतर गया, तो ये भी देख लो फिर एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज अबाउट द होमोजेनेटिक प्रिंसिपल। ज्यादा देर का नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट या 5 मिनट। क्या होता है, जैसे आप ये देखो कि अगर हम आपसे कहें कि आपने 1 दर्जन एप्पल खरीद के लेके आए, ठीक है? कितने दर्जन? 1 दर्जन, मतलब कितने पीस लेके आए? 12 पीस एक आपने एप्पल लेके आए। हम आपसे कहेंगे कि 5 एप्पल आपने उसमें से खा लिए। भाई बहुत भुखाए हुए थे, मतलब एकदम हालत खराब थी, तो फिर आपने खाते गए 5 खा गए। सेब भी 1 खाए, इतना मीठा कि मजा आ गया खा के। छोटे छोटे से 5 कहां चला गया पता ही नहीं चला। तो बचे कितने? कोई बताएगा? 7 क्या? एप्पल बचे। मतलब बेसिकली आप एप्पल में से एप्पल निकाल सकते हो, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं आप एप्पल्स 12 लेके आए और उसके जूस निकालना शुरू किए, तो कितने एप्पल बचे? तो वहां पे वो कैलकुलेशन ठीक से समझने के लिए फिर भी आपको एप्पल के अंदर घुसना पड़ेगा कि आपने कितने एप्पल के जूस बनाए पहले। इसको और समझते हैं थोड़ा अच्छे से। हम दूध वाले से कहें कि 2 किलोमीटर दूध दे दो, वो 2 थप्पड़ भले दे देगा हमको, दूध नहीं देगा। लेकिन अगर हम उसके प्रेम से कहें भैया 2 लीटर दूध दे दो, तो वो दूध दे देगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि लीटर में दूध दिया जाता है, या फिर आजकल तो मुझे केजी में दूध देते हैं दूध वाले, है ना? लीटर में भी नहीं देते हैं, तो केजी में दूध देते हैं, ठीक है? तो उनसे जब आप लेने जाओगे तो बेसिकली आपको केजी बोलना पड़ेगा, तभी वो आपको दूध देंगे। ये बात समझ में आती है? कोई भी हम मास्क खरीदने जाते हैं, लाइक सब्जी है, लाइक हाउस की हमारी कोई भी जरूरत के सामान है, तो उसकी एक डायमेंशन डिफाइंड है, उस डायमेंशन में ही मिलती है हमको। जैसे हम कपड़ा लेने गए मान लो, तो कपड़ा किस में मिलेगा? मीटर में मिलेगा, लेंथ में मिलेगा। चीनी वगैरह खरीदने गए तो किस में मिलेंगी? केजी में मिलेंगी, है ना? ऐसा तो बोलेंगे नहीं 1 चीनी दे दो। अब अगर 1 क्या दे दें, 1 बोरा लेके आएगा, तो नहीं भैया बहुत ज्यादा हो जाएगी। 1 दाना लेके आएगा, तो इतने में क्या होगा? ठीक है, तो क्या चाहिए? तो आप बोलोगे 1 किलो चाहिए। आप उसको ये तो बोले 1 मीटर चाहिए, 1 सेंटीमीटर चाहिए, या फिर 1 सेकंड चाहिए, तब तो वो उसकी यूनिट नहीं हुई ना बेसिकली। तो हम समझाना क्या चाह रहे हैं, जब हम केजी को लिए तो केजी में से केजी को ही निकाल सकते हैं या केजी को ही ऐड कर सकते हैं। निकालना मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐड मतलब मिलाना हो गया। ये बात समझ में आती है? तो होमोजेनेटिक प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल बच्चे आपका? होमोजेनेटिक प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि सेम डायमेंशन फॉर्मूले की फिजिकल क्वांटिटीज को ही, समझना इस लाइन को, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। शुरू करते हैं फिर से। देखो, सेम डायमेंशन फॉर्मूला, सेम डायमेंशन फॉर्मूले का मतलब समझ रहे हो ना? उसकी यूनिट बेसिकली सेम है। भाई जैसे
जैसे मान लो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपसे कोई कहे कितना होता है भैया mlt-2 होता है, तुम कहोगे अच्छा ठीक है। हम मान लीजिए चलो तुमने कहा, हमने उससे पूछा कि भैया फोर्स का डायमेंशन बता दो, उसने कहा mlt-2 होता है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब उसने पलट के कहा अब मेरी बारी, अगर हम तुमको डायमेंशन दे तो तुम क्या फोर्स की यूनिट बता सकते हो? हम कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? देखो भाई ये मास लिखा है तो मास इसका मतलब केजी हुआ होगा, ये एल लिखा है मतलब लेंथ होगी मीटर की, और ये टाइम है तो पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं? तो बेसिकली देखा जाए तो डायमेंशन फॉर्मूला पता होने का मतलब आपको क्या पता है उसकी, आपको यूनिट पता है उसकी, पता है ना? तो हमने जब बोला आपसे कि सेम डायमेंशन फॉर्मूले की फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे सारी आती हैं, मास, लेंथ, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल में आती हैं, फंडामेंटल है, इनकी हेल्प से जो ड्राइव्ड बनी है वो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, वर्क और वॉल्यूम, एरिया, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है? तो सेम डायमेंशन फॉर्मूले की फिजिकल क्वांटिटीज को ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला। लाइन क्लियर है? क्या बोला अपन ने? वी कैन, हम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी मतलब हम कह सकते हो बाउंडेड है। हम अगर दुकान पे जा रहे हैं और हमको चीनी चाहिए तो हम बाउंडेड है कि हमें केजी में मांगनी है, अदरवाइज वो निकाल ही नहीं पाएगा उसके अंदर से। भाई वो देगा तब ना जब वो बोरी में से 1 केजी चीनी निकालेगा। अगर हम 2 मीटर मांग ले तो 2 मीटर निकालेगा कैसे? वो क्या 2 मीटर की गहराई में चीनी निकाल देगा? नहीं ना, तब तो भाई पता नहीं कितनी चीनी आ जाएगी बेसिकली। तो उसको निकालना भी तो आना चाहिए, तो उस बोरी में से वो सब्ट्रैक्ट कितनी कर सकता है? उतनी कर सकता है जो उसकी यूनिट की सेम होनी चाहिए। ये बात समझ में आती है? तो बेसिकली वी कैन से वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला। ये पहला स्टेटमेंट हो गया जो अभी आप लिख लोगे, ठीक? अगर हम ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो डायमेंशनली सेम, ठीक? तो ये स्टेटमेंट है होमोजेनेटिक प्रिंसिपल का, लेकिन इस स्टेटमेंट से न्यूमेरिकल नहीं प्रूव हो रहा है। तो न्यूमेरिकल के लिए जब इसका वाइस वर्सा देखा गया तो वो भी सही आया। क्या? इफ, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है, जैसे दूध में से दूध निकाला गया है, चीनी में से चीनी निकाली गई है, समझ रहे हो बात को? और क्या समझ में आता है? चीनी के अलावा बहुत चीजें आती होंगी, चाय पत्ती ले लो, नमक केजी में खरीदने जाते हो, कितना नमक खरीद लाते हो? आटा ले लो, आटा में से आटा निकाला गया है, तो इसका मतलब है कि उन दोनों की फिजिकल क्वांटिटी ऑटोमेटिक आपस में सेम होंगी, तभी वो सॉल्व हुए हैं आपस में। तो हम एक लाइन और कह सकते हैं, क्या? इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हुई है पहले से, तो डेफिनेटली बोथ हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसका मतलब दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होंगे? सेम होंगे। ये हमारा काम का नोट है जो मैं आपको खुद लिख दे रहा हूं। इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और subtracted to each other, then they must having same dimension formula। एक लाइन में फटाफट समझ लेते हैं इसके एग्जांपल से। एग्जांपल देखो इसका, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9th में आपने शायद सुनी होगी, याद होगा तो, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो जरा, ये दोनों आपस में ऐड है, तो इन दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये आपस में ऐड है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर ये दोनों का डायमेंशन सेम है तभी ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती? और बेसिकली इसी स्टेटमेंट को हम ये भी लिख सकते हैं, S माइनस यूटी इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। तो इसका मतलब S और UT की भी डायमेंशन आपस में क्या होनी चाहिए? तभी तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हुई है,
बोलिए, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो इसका मतलब वी कैन से कि अगर ये इक्वेशन सही है तो तीनों की डायमेंशंस आपस में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। चलो भैया देख लेते हैं क्या बात है, क्या सच्चाई है। एस की डायमेंशन क्या होगी? एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ का मेजरमेंट है, इसलिए कैपिटल एल। कैपिटल एल। यूटी, इक्वेशन 1 ले लो। यूटी, यू क्या होती है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस 1, और टी है टाइम, तो -1 + 1 क्या बन गया? 0। तो बेसिकली कितना आ गया? एल। दिस इज इक्वेशन 2। हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी, हाफ की डायमेंशन नहीं होती, कुछ देर पहले बताया। ए की डायमेंशन क्या होती है? ए है एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू एल टी माइनस 2, और टी स्क्वायर टाइम है विच इज t2। काट डालो, -2 + 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? एल। अरे ये क्या क्या तीनों की डायमेंशन सेम आ रही हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन से अगर हम कहें तो वी कैन से कि दिस इक्वेशन इज होमोजेनेटिकली करेक्ट। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन वी कैन प्रूव द होमोजेनेटिक प्रिंसिपल। इज इट क्लियर? बोलिए बच्चों। और यहां से हम होमोजेनेटिक प्रिंसिपल को एक बार फिर से शुरू करें तो हमने क्या बोला? स्टेटमेंट क्या कहता है? पहली लाइन, इफ two physical quantities having same dimension formula then we can add or subtract to each other. Is it clear? लेकिन इस स्टेटमेंट से न्यूमेरिकली नहीं सॉल्व हो रहा था, न्यूमेरिकल्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हमने एक अलग देखा और वो भी करेक्ट पाया गया। क्या? कि if two physical quantities are added or subtracted to each other then both having same dimension formula, ये must both having same dimension formula, it means अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हैं तो उनके डायमेंशन फॉर्मूले करेक्ट सेम होने चाहिए, ये उनकी मजबूरी होनी चाहिए। क्लियर है? तो इस इक्वेशन से हमने इस चीज को प्रूफ भी कर दिया कि बाय द इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कैन प्रूव होमोजेनेटिक प्रिंसिपल। किसी को आपत्ति है? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। देखते हैं। देखो बच्चे, इस टॉपिक में कुछ ज्यादा रहता नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कौन से दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट है। क्योंकि हमने दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा आपको लिखाया था, वो न्यूमेरिकल के लिए ही लिखाया था। क्या कहा था मैंने? कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हैं तो उनकी डायमेंशंस भी सेम होंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि p और a/v² आपस में ऐड हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनेटिक प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू a/v² होगा। P का डायमेंशन तो a कितना हो जाएगा? a P इंटू v² हो जाएगा। P का डायमेंशन हो जाएगा प्रेशर विच इज इक्वल्स टू ml - 1 t - 2। इतना आपको याद होना चाहिए कि डायमेंशन किसकी क्या होती है। वॉल्यूम का कितना हो जाएगा? L³ का होल पावर 2 हो जाएगी। A की कितनी आ गई? ml - 1 t - 2, और बचा क्या? L6। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, ml5 t⁻²। दिस इज द डायमेंशन ऑफ A। कभी कभी एक चीज और B की देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। B के डायमेंशन क्या होगी? तो B की इक्वल होगी V के, और V है वॉल्यूम, तो B इक्वल टू हो जाएगा L3। कभी कभी कुछ पेपर्स में पूछ लेता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ A/B, तो निकाल लेंगे। A की डायमेंशन कितनी आई? ml5 t - 2, और B की कितनी आई? L3। काटोगे तो ये क्या बन जाएगी? ml2 t - 2। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, और कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर हम थोड़ा बढ़िया पेपर की बात करें, जेई की बात करें, नीट की बात करें, तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ेगा। अगर नीट की बात करें तो यहां पे खत्म हो जाएगा।
ठीक है। AIEEE की बात करें तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, UPTU की बात करें तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एडवांस और एम्स की बात करें, एक JEE एडवांस और एम्स की बात करें तो वो क्या पूछेगा, वो 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि A/B की डायमेंशन इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज में किसके इक्वल है। तो पहला ऑप्शन दे देगा आपको क्या, मान लो दे दिया पहला ऑप्शन फोर्स, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया डेंसिटी, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, ऐसा कोई ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ सही होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन भी क्या होती है, mL/T-2। तो उस केस में आपको जो आपके ऑप्शंस हैं उनकी डायमेंशन ये तो पता होनी चाहिए, ये तो आप फटाफट सॉल्व कर लो। ये तो मैंने बहुत इजी दिया। अगर मेंस वगैरह में पूछेगा, एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे ऐसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी रहती हैं जिनकी डायमेंशन निकालने में आपको टाइम लग जाएगा। तो उस केस में इस क्वेश्चन को हाथ जोड़ के सम्मान करिएगा और छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। इसमें दिमाग मत लगाइएगा कि अरे ये तो डायमेंशन का पहला चैप्टर, शुरुआत पढ़ाई शुरू यहीं से किया, ये नहीं कर पाएंगे हम। तो ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। मैं आपको बहुत अच्छा सजेशन दे रहा हूं। ये पेपर में क्वेश्चन ही इसलिए आया था कि आपका ये आधी घंटा खा जाए। ये ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन इस क्वेश्चन को करके आपको 4 नंबर जो मिलेगा उस टाइम में, जितना टाइम इसमें लगेगा उतने टाइम में आप 3 क्वेश्चन सही करके आओगे। अगर इसमें कहीं गलती हो गई तो वो गलत भी हो सकता है आधे घंटे बाद, लेकिन उस आधे घंटे में आप 3 से 4 क्वेश्चन जो नहीं गलत होने वाले थे, छूट जाते पेपर में, वो आपके सही हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका प्रॉफिट 12 नंबरों का होगा। वहां कोई कंपटीशन नहीं होता है, अपने आप से कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, करे ये कैसे नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने जिस पे बहुत मेहनत की और वही हमसे ना हो रहा हो, कोई बात नहीं दिमाग काम किया, छोड़ो यार। अब आपको सीखना है। मैं आपको बहुत सही बता रहा हूँ, आज रिसेंटली एक बात सामने आई, मेरे बच्चे क्वेश्चन नहीं लग रहा है। अच्छे बच्चों के जब क्वेश्चन नहीं लगते हैं तो उनको थोड़ा मनोबल टूटने लगता है। क्लास 11th में अब ऐसा होगा, क्योंकि 9th नहीं है, 10th नहीं है कि फॉर्मूला पढ़ा V = IR में V दिया है, I दिया है, R निकालना है, I दिया है, R दिया है, V निकालना है, फट से रखा, वैल्यू सॉल्व। अब आपको क्या होगा, अब आपको कहा जाएगा कि करंट फ्लो करानी है, चार्ज फ्लो कर रहे हैं, इस रेट से फ्लो कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, कॉम्बिनेशन दे देगा, तब आपको करंट निकालिए। तो अब चीजों को एकदम सीधा ना पूछिए, उसको क्रिटिकल वे में और थोड़ा कंडीशनल लेके जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चीजें थोड़ी सी टफ होती जाएगी। तो बेसिकली अब आपको ये सीखना है कि कितनी जल्दी आप ये जज कर लेते हो कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। समझ में आई बात, कितनी जल्दी ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा और उसको उतनी जल्दी सॉल्व कर लो, और उतनी ही जल्दी ये जज कर लो कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होने वाला है, हम कुछ भी करें उसको तुरंत छोड़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि जितना टाइम उसमें लगाओगे उतनी देर में आपका दूसरे से ज्यादा क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए अच्छा, इसको नोट कर लीजिए।